वो साल था 1994। मैं 14 साल का था और अपनी माँ के साथ मिनेसोटा के ईली शहर के बाहर एक टूटे फूटे किराए के झोपड़ी नुमा घर में रहता था। पापा तब से नहीं थे जब मैं 8 साल का था। वैसे भी जब वो घर पे रहते थे तब भी उनका कोई फायदा नहीं था। हमारा घर 5 एकड़ की ज़मीन पर था, लेकिन उसके आसपास सच में कुछ भी नहीं था। चारों ओर जंगल फैला हुआ था। बस सामने की ओर एक मिट्टी की सड़क थी। नज़दीकी पड़ोसी भी आधा मील दूर रहते थे। हमारा घर बिल्कुल खस्ता हाल था। साइडिंग उखड़ रही थी, नींव में दरारें थीं, खिड़कियां ठीक से बंद नहीं होती थीं। लेकिन किराया बहुत सस्ता था और मकान मालिक कोई सवाल नहीं पूछता था, जो मेरी माँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। देखिए, मेरी माँ ड्रिंक करती थी, मतलब डिनर के साथ वाइन का गिलास नहीं, बल्कि सुबह सुबह आधी बोतल वोडका ख़त्म कर देने वाली। वो कभी कभी ट्रक स्टॉप पर वेट्रेस का काम करती थी, लेकिन उनकी नौकरी ज़्यादा टिकती नहीं थी। जब काम करती थी तो मुझे कभी कभी ठीक से खाना मिल जाता था, और जब नहीं करती तो मुझे सूप के एक कैन को 3 दिन तक चलाना पड़ता था। जब वो ज़्यादा पीती थी तब मुझ पर हाथ उठाती थी। कभी आंख काली कर देती, कभी पसलियों पर चोट के निशान पड़ जाते, लेकिन ये शायद महीने में बस एक बार होता। सबसे बुरी बात थी उनकी लापरवाही। वो अक्सर भूल जाती कि मैं हूं भी, जब तक उन्हें किसी काम की ज़रूरत ना हो, और फिर अचानक मैं दुनिया का सबसे ज़रूरी इंसान बन जाता, जब तक कि उनका काम पूरा ना हो जाए। हमारा टीवी उनकी जान था। हमारे पास एक बहुत पुराना जेनिथ टीवी था, शायद 70 के दशक का। दोनों तरफ लकड़ी जैसी पैनलिंग थी और उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था। एंटीना से बस 5 चैनल ही आते थे। उनका एक फेवरेट शो था, और अगर वो किसी भी वजह से उसे मिस कर देती तो वो गलती मेरी मानी जाती थी और मुझे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती थी। एक रात पूरे दिन ज़बरदस्त हवा चली थी। कोई हल्की हवा नहीं, बल्कि वो जो पूरे घर को हिला दे। पेड़ टेढ़े होकर झूम रहे थे। मैं अपने कमरे से एंटीना को देख रहा था, जो हर झोंके में मुड़ रहा था। मुझे पता था क्या होने वाला है, और हुआ भी वही। शाम 6:45 पर, ठीक उनके फेवरेट शो से पहले, स्क्रीन पर स्टैटिक आ गया। मैं नीचे पहुंचता उससे पहले ही लिविंग रूम से उनकी चीख सुनाई दी। ए कमीने, क्या कर दिया तूने? कुछ नहीं माँ, यह हवा की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझ पर गुस्से में एक गिलास फेंका। किस्मत से वो दीवार पर जा लगा। ऊपर जाओ और अभी ठीक कर। माँ, हवा बहुत तेज चल रही है, थोड़ा इंतज़ार करो। तभी उन्होंने मुझे तमाचा जड़ दिया। उंगलियों में अंगूठियां थी तो मेरा होठ फट गया। उसके बाद मैं ऊपर चला गया। शेड से जंग लगी टूटी फूटी सीढ़ी निकाली, जिसका तीसरा पायदान ही गायब था। उसे खींचकर घर के पास लगाया। हवा इतनी तेज थी कि सीढ़ी को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। हमारी छत बहुत ढलान वाली थी। ऊपर तक चढ़ना वैसे भी खतरनाक था, और एंटीना तो छत की चोटी पर लगा हुआ था। साफ दिन पर भी वहां चढ़ना जोखिम भरा होता, और ऐसी रात में तो वो पागलपन था। लेकिन मैं चढ़ा, और कर भी क्या सकता था। ऊपर हवा और तेज महसूस हो रही थी। नीचे झोंके आते थे, लेकिन ऊपर तो हर तरफ से लगातार धक्का मुक्की लग रही थी। एंटीना एक तरफ मुड़ा हुआ था, बस एक ब्रैकेट से लटक रहा था। सिग्नल क्यों गया अब समझ आ गया था। मेरे पास शेड से लाया हुआ तार और प्लायर था। यह पहली बार नहीं था जब मैं यहाँ आया था। मैंने उसे सीधा करने की कोशिश की और बेस पर तार लपेटने लगा। तभी मुझे एक अजीब सी बदबू आई। पता नहीं हवा काट कर आई या हवा में बहकर आई। वो गंध ऐसी थी जैसे सड़ी गली लाश गहरे नाले से निकाली हो, और इतनी तेज थी कि आंखों में पानी आ गया। फिर भी मैंने एंटीना लगभग सीधा कर लिया। वायर बांधते हुए मैंने नोटिस किया कि हवा अचानक कुछ देर को थम गई है। तभी उस छोटे से शांत पल में मुझे सांसों की आवाज़ सुनाई दी।
मेरी नहीं, किसी और की। गहरी और भारी सांसें। मैं रेंग कर छत के किनारे पहुंचा और नीचे झांका। शेड पर हमारी सिक्योरिटी लाइट चल रही थी। वो मोशन सेंसर वाली थी, जो कभी कभी काम नहीं करती थी, लेकिन वो उस वक्त चल रही थी और रोशनी के किनारे पर कोई खड़ा था। मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया, शायद कोई मूस है, क्योंकि वो हिरन जैसा दिख रहा था। लेकिन हिरन इतने बड़े नहीं होते, ना ही इतनी देर तक एक जगह खड़े रहते हैं, और हिरन के हाथ नहीं होते। वो ना तो मूस था और ना ही कोई हिरन। वो लंबा था, शायद 6 या 7 फुट का, और झुका हुआ था, जैसे जमीन पर कुछ देख रहा हो। उसका सर हिरन जैसा था, लेकिन उलझे हुए बाल और सींगों से ढका हुआ था, और वो सींग वो सामान्य नहीं थे। एक तरफ बहुत सारी टहनियां अलग अलग दिशाओं में फैली थीं, जिन्हें देखना तक अजीब लग रहा था, और दूसरी तरफ वो टूटी और नुकीली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो फर से ढका है या फर उस पर चिपका हुआ है। रोशनी भी काफी कम थी, लेकिन सब कुछ गलत गलत सा लग रहा था। फिर उसने अपना सर उठाया, और मैंने जो देखा वो हिरन का चेहरा नहीं था, बल्कि हिरन की खोपड़ी थी, और सीधा मेरी ओर घूर रही थी। लेकिन आंखों की जगह खाली गड्ढे नहीं थे, जैसे किसी मरे हुए हिरन की खोपड़ी में होते हैं। वहां कुछ था, छोटे छोटे लाल मोती, ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी जानवर की आंखों में कैमरे की फ्लैश मारती हो। या शायद वो रोशनी का असर नहीं था, शायद वो सच में हल्के हल्के चमक रहे थे। मैं वहीं जम गया। डर तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब एहसास था, जैसे क्लास टीचर ने मेरा नाम पुकारा हो और मैं होमवर्क करना भूल गया हूं। मतलब उस वक्त मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। फिर उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया, मतलब मेरे घर की तरफ। उसकी सांसें और तेज हो गई। उनकी स्पीड नहीं, बल्कि उनकी आवाज़ ज़्यादा भारी और ऊंची हो गई। फिर मुझे कुछ सुनाई दिया। उसका मुंह नहीं हिला। मुझे तो नहीं लगता कि उस खोपड़ी का जबड़ा हिल भी सकता था, लेकिन फिर भी एक आवाज़ आई, शायद मेरे दिमाग के अंदर से, या शायद हवा के झोंके से। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने वो 2 शब्द सुने, नीचे आओ। बस 2 शब्द। लेकिन वो आवाज़ ऐसी थी जैसे रेत, पानी और स्टैटिक एक साथ रगड़ खा रहे हों। मैंने सर हिलाया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उस पल मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उस खोपड़ी जैसे सर ने टेढ़ा झुककर मुझे देखा और फिर एक और कदम बढ़ाया। अब वो सीढ़ी के बिल्कुल नीचे था। तभी उसने कहा, नीचे आओ लड़के। और सीढ़ी हिलने लगी। इस बार हवा से नहीं, वो उसे खींच रहा था, जैसे उसकी मजबूती जांच रहा हो। उसके नुकीले पंजे जैसे हाथों ने एक पायदान को पकड़ लिया था। मैं घबराकर छत के ऊपर की ओर पीछे हटने लगा। मेरा हाथ फिसल गया और मैं बस गिर ही पड़ा था। लेकिन आखिरी पल में मैंने एंटीना पकड़ लिया। वो एंटीना फिर से मुड़ गया था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। माँ चाहे अब धुंधला टीवी देखें या साफ, मुझे अब इस चीज़ की भी परवाह नहीं थी। वो चीज़ जिसे नाम देने तक का साहस मेरे पास नहीं था, वो सीढ़ी चढ़ने लगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है जिसे आपका दिमाग समझने से इनकार कर दे, जैसे कोई ऑप्टिकल इल्यूजन हो जिसमें 2 अलग अलग तस्वीरें एक साथ दिखती हैं? उसे चढ़ते हुए देखना ठीक वैसा ही था। सींग सीढ़ी से रगड़ खा रहे थे, हड्डी और धातु की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना शोर था। मैं पीछे हटता गया जब तक कि छत की चोटी तक नहीं पहुंच गया। अब मेरे पास कहीं भी जाने की जगह नहीं थी। वो आधी सीढ़ी चढ़ चुका था। फिर उसका चेहरा ऊपर मेरी तरफ उठा। सिक्योरिटी लाइट में और डिटेल्स दिखी जिन्हें मैं देखना ही नहीं चाहता था। वो खोपड़ी साफ नहीं थी, उस पर कुछ लटक रहा था, शायद चमड़ी या शायद मांस।
और सींग सिर्फ टूटे हुए नहीं थे, वो बढ़ रहे थे। नई ताज़ा टहनियाँ हड्डी को चीर कर बाहर निकल रही थी। वो चढ़ते चढ़ते अचानक रुक गया। वही सीढ़ी पर टिककर मुझे घूरने लगा। फिर मुझे एक हंसी सुनाई दी, उसकी हंसी। और जब वो रुकी तो वो आवाज़ फिर से आई, कोई तुझे ढूंढने नहीं आएगा, कोई तुझ पर ध्यान भी नहीं देगा। मुझे इस बात से नफरत है कि वो सही कह रहा था। माँ तो अब तक शायद सो भी गई होगी, टीवी को बिल्कुल भूल चुकी होगी। अगर मैं पूरी रात छत पर पड़ा रहूं तो उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं गिरकर मर जाऊं तो भी उन्हें कई दिनों तक पता भी नहीं चलेगा, जब तक बदबू नहीं फैल जाएगी। और ये बात वो चीज़ भी जानती थी। मैं उसकी लाल आंखों में देख सकता था। उसे सब पता था। उसे पता था कि ये कैसा घर है, अंदर कैसी माँ है, और ऐसा बच्चा क्यों एक तूफानी रात में छत पर चढ़ने को मजबूर है। तभी मुझे अपनी आवाज़ मिली। मैंने कहा, नहीं। फिर उसने कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। और उसने किया। वो सीढ़ी से नीचे उतर गया और नीचे खड़ा हो गया। मैंने माँ को पुकारने की कोशिश की, लेकिन हवा के शोर में मुझे शक था कि आवाज़ उन तक पहुँची भी होगी, और अगर पहुँची भी तो मुझे नहीं लगता कि वो आती। वो चीज़ फिर से हंसी, इस बार मेरा मजाक उड़ाते हुए। घंटों बीत गए। मुझे पता था, क्योंकि मैंने माँ के कमरे की लाइट 11 बजे जली देखी थी और फिर आधी रात को बुझ गई। वो उनका रोज़ का रूटीन था। लेकिन वो चीज़ नीचे सीढ़ी के पास कभी नहीं हिली। बस कभी कभी मुझे देखती और कभी बेमतलब बोल पड़ती, ठंड लग रही है, नीचे आ जा, वो तुझे मारती है। उसके आखिरी शब्दों पर मैं झटके से हिला। पहले मेरे हाथ सुन हुए और फिर पैर। अक्टूबर का मौसम और ऊपर से तूफान। ठंड ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैंने सोचा छत के दूसरे हिस्से से कूदकर घर की ओर भाग जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं हलचल करता वो चीज़ भी अपनी जगह बदल देती, और वो मुझसे तेज थी। ये बात हम दोनों जानते थे। करीब 3 बजे कुछ हुआ। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और फिर मेरी तरफ। फिर उसने अपना सर हिलाया और पीछे हटते हुए अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन उन लाल आंखों को मैं बहुत देर तक देखता रहा। वो काले अंधेरे में तैरते अंगारों की तरह लग रही थी। मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक सूरज पूरी तरह नहीं निकल आया। मेरे हाथ इतने अकड़ चुके थे कि सीढ़ी पकड़ते हुए मैं 2 बार फिसल गया। जब आखिरकार घर के अंदर पहुंचा तो माँ किचन में कॉफ़ी बना रही थी। फिर उन्होंने पूछा, कहाँ था तू? उन्होंने नज़र तक नहीं उठाई। मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने कमरे में चला गया। जैकेट और जूते पहने पहने बिस्तर पर लेट गया। अब मेरे शरीर का कांपना ठंड की वजह से नहीं था। उन्होंने कभी नहीं पूछा मैं पूरी रात कहाँ था। मेरे होठ पर लगे खून पर ध्यान तक नहीं दिया। उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने देखना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि हमारे आंगन में हिरन ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं। कभी कभी पेड़ों में टूटे और टेढ़े सींगों की झलक मिल जाती। मुझे यकीन है कि वो अब भी बाहर है। वो घर के आंगन में वापस नहीं आया, लेकिन हमेशा नज़र के बाहर कहीं आसपास ही रहा, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। मैं 17 का हुआ तो वो घर छोड़ दिया। ग्रेजुएशन के अगले ही दिन मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली, बस माँ से, उस घर से और उस चीज़ से दूर जाने के लिए। 25 साल हो गए। माँ की 10 साल पहले मौत हो गई। उन्होंने शराब पीकर खुद को मार डाला। किसी को हैरानी नहीं हुई। मैं उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया, और अब मैं कभी उस घर में वापस भी नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे वहां खींच कर ले जाना पड़े या फिर मार कर, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये अक्टूबर 2016 की बात है, और जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये कल ही की बात हो। अपनी फैमिली की पहचान गुप्त रखने के लिए
मैं इस कहानी में नाम बदल रही हूँ। मेरी बेटी शैरन ने मुझे बुधवार के दिन कॉल किया। उसने पूछा कि क्या मैं वीकेंड पर उसके बच्चे मेसन और एमा को संभाल सकती हूँ। वो और उसका पति अपनी 15वीं एनिवर्सरी के लिए थंडर बे जा रहे थे। मैंने हाँ कह दिया। जब बात पोते पोतियों की होती थी तो मैं हमेशा हाँ ही कहती थी। मेसन उस समय 11 साल का था। एमा उसी साल सितंबर में 8 साल की हुई थी। दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे। मेसन थोड़ा चुपचाप रहता था। जब भी मौका मिलता तो किताब में डूबा रहता। वो फैंटेसी वाली किताबें पढ़ता था। मुझे याद है कुछ किताबों के कवर पर ड्रैगन और जादूगर बने थे। लेकिन एमा बिल्कुल उलट थी। 5 मिनट भी एक जगह नहीं बैठ सकती थी। वो हमेशा ऊर्जा से भरी रहती थी। उन्हें मेरे घर आना बहुत पसंद था क्योंकि मैं उन्हें वो सब करने देती थी जो उनके माता पिता नहीं करने देते। थोड़ा देर तक जागना, खाने से पहले कुकीज़ खाना और पीछे वाले जंगल में खेलना। मैं शहर से लगभग 40 मिनट की दूरी पर उत्तर पश्चिमी ओंटारियो में रहती हूँ। मेरे स्वर्गवासी पति और मैंने ये ज़मीन 1978 में खरीदी थी। 40 एकड़ का ये इलाका सीधे क्राउन लैंड से जुड़ता है और मीलों मीलों तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। हमने शैरन और उसके भाई डेविड को यहीं पाला पोसा था। बचपन में वो दोनों इन्हीं जंगलों में रहते थे। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कम से कम वैसी नहीं जैसी अब मैं बताने वाली हूँ। बच्चे मेरे पास शुक्रवार को स्कूल के बाद आए। शैरन ने कार रोकी ही थी कि दोनों बच्चे बाहर कूद पड़े। मैसन अपनी किताबों से भरा बैकपैक उठाए हुए था और एमा ने अपना स्टफ टेडी पकड़ रखा था जिसे वो हर जगह लेकर जाती थी। शैरन ने आवाज़ लगाकर कहा कि नानी के साथ अच्छे से रहना, लेकिन तब तक दोनों घर की ओर दौड़ चुके थे। उन्हें पता था मैंने ताज़ी चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाई होंगी क्योंकि मैं हमेशा बनाती थी। हमारी पहली रात बिल्कुल नॉर्मल थी। हमने डिनर में स्पैगेटी खाई क्योंकि वो एमा की पसंदीदा डिश थी। फिर हमने एक प्रिंसेस वाली कार्टून मूवी देखी। मैं आधी फिल्म में ही सो गई। जब जागी तो देखा मेसन लैंप के नीचे बैठकर किताब पढ़ रहा था और एमा मेरे पास एक बिल्ली की तरह सिमटी हुई थी। मैंने दोनों को 10 बजे तक गेस्ट रूम में सुला दिया, जो उनके लिए काफ़ी लेट था। शनिवार की सुबह बहुत खूबसूरत थी। रात में पाला पड़ा था और सब कुछ चमक रहा था। मेरे किचन की खिड़की से झील के ऊपर से उठती धुंध दिख रही थी। मैं पैनकेक बना रही थी और तभी एमा पैजामा पहने हुए बाहर आई। दादी, क्या हम नाश्ते के बाद बाहर खेल सकते हैं? बिल्कुल बेटा, बस अच्छे से कपड़े पहन लेना, बाहर बहुत ठंड है। तभी मेसन भी आ गया। वो पहले से ही कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक और किताब थी। वो लड़का शायद सोते समय भी पढ़ता रहता था। नाश्ते में मैंने पैनकेक बनाए मेपल सिरप के साथ। नाश्ता करते ही दोनों बाहर भागते हुए निकल गए। मैं खिड़की से देख रही थी जब वो दोनों बैकयार्ड पार करके पेड़ों की ओर भागे। हमारे कुछ नियम थे। जहां तक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे सके वहीं तक रहना। गिरे हुए बड़े ओक के पेड़ से आगे नहीं जाना। वो पेड़ जंगल के अंदर लगभग 5 मिनट की दूरी पर था और जब मैं डिनर बेल बजाऊं तो वापस आ जाना। उन्हें सब नियम याद थे। वो बचपन से ही वहां आते रहते थे। मैं किचन में अपना काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी, दोपहर के सूप का इंतज़ाम कर रही थी। शायद 1 घंटा ही हुआ होगा कि मैंने उन्हें वापस आते हुए सुना। दोनों एक्साइटेड होकर बातें कर रहे थे। वो दरवाजे से अंदर घुसे। ठंड से उनके गाल गुलाबी हो गए थे। तभी एमा ने मेरा स्वेटर खींचते हुए कहा, दादी, जंगल में कुछ अजीब है। मैंने पूछा, कैसा अजीब बेटा? तभी मेसन बोला, दादी, पेड़ों पर निशान है जैसे खरोंचे हों, बहुत ऊपर, हमारी पहुंच से भी ऊपर। यहाँ अक्सर काले भालू दिख जाते हैं, कभी कभार ग्रिजली बियर भी आता है। मैंने सोचा वही होगा। भालू पेड़ों पर खरोंच मारते हैं, सर्दियों से पहले अपना इलाका चिन्हित करते हैं। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। मैंने कहा,
वो भालू के निशान होंगे बच्चों। तुम जानते हो ना, अगर भालू दिखे तो क्या करना है? दोनों ने सर हिलाया। शोर करो, धीरे धीरे पीछे हटो और भागो मत। हमने ये दर्जनों बार दोहराया था, लेकिन एमा संतुष्ट नहीं थी। वो भालू के निशान नहीं है दादी। भले ही बहुत बड़ा भालू हो, लेकिन इतना ऊंचा नहीं हो सकता। और वो ऐसे लग रहे थे। उसने अपना हाथ फैलाया, उंगलियां चौड़ी कर दी, जैसे किसी बहुत बहुत लंबी उंगलियों वाले ने बनाया हो। मैंने सोचा, बच्चों की कल्पना भी कमाल की होती है। मैंने उन्हें सेब और चीज़ स्नैक्स में दिए और कहा घर के पास ही रहना। उन्होंने भी हाँ कर दी, लेकिन मैं देख सकती थी वो अब काफ़ी उत्साहित थे। उनके लिए एक एडवेंचर था, एक नया रहस्य। दोपहर में वो लंच के लिए आए। ग्रिल्ड चीज़ और टोमेटो सूप उनकी दूसरी पसंदीदा चीज़। लेकिन खाते खाते भी वो उसी बारे में बात करते रहे। और भी खरौंची थी दादी, सब की सब ऊपर तक। झाड़ियों के नीचे भी कुछ दबा हुआ था, जैसे कुछ चल रहा हो या वहां लेटा हो। तभी मैसन मेरी बर्ड वॉचिंग वाली दूरबीन मांगने लगा ताकि पैरों के निशान देख सके। मैंने वो दे दी, सोचा इससे उनका समय कटेगा। मुझे याद है मैं कपड़े तय कर रही थी जब वो अगली बार करीब 3 बजे लौटे। तभी मैंने महसूस किया इस बार कुछ अलग है। एमा अब उछल नहीं रही थी, मैसन कुछ बोल नहीं रहा था। दोनों बैकडोर पर खड़े थे और उनके चेहरे देखकर मुझे समझ आ गया किसी चीज़ ने उन्हें डरा दिया है। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, अब क्या हुआ? अब क्या देख लिया तुम दोनों ने? मैसन ने धीरे से कहा, दादी वहाँ कुछ है। हमने कुछ सुना और मुझे लगता है वो हमें फॉलो कर रहा था। तुम्हें फॉलो कर रहा था? मतलब? एमा अपने भाई के पास चिपक गई और बोली, जब हम चलते थे तो वो भी चलता था, जब हम रुक जाते थे तो वो भी रुक जाता था। हमने उसे देखा नहीं, लेकिन वो मोटे पेड़ों के पीछे था और उसकी स्मेल बहुत अजीब सी थी। याद है पापा पिछले समर कार में बर्गर रखकर भूल गए थे और पूरी कार में सड़े हुए मीट की बदबू आ रही थी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बच्चों के सामने मैं शांत रही। मैं उन्हें और डराना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, बेटा शायद कोई हिरन होगा। कभी कभी वो जिज्ञासु होते हैं और वहाँ जानवर भी मरते हैं, सड़ जाते हैं। शायद तुमने देखा नहीं। तुम दोनों किसी मरे हुए जानवर के पास से गुजरे होगे। चलो अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाती हूँ। लेकिन पहली बार वो हॉट चॉकलेट के लिए एक्साइटेड नहीं हुए। मैसन ने कहा, उसने कुछ पैरों के निशान देखे हैं, बहुत बड़े निशान, किसी भी जानवर से अलग। क्या आप देखने चलोगी दादी? बस जंगल के किनारे तक जाना है, प्लीज। मुझे मना कर देना चाहिए था। उन्हें अंदर रखकर उनके पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए था। उनका सामान पैक करके शहर ले जाना चाहिए था। लेकिन मैं अब भी सोच रही थी, भालू या मूस होगा या उनकी कल्पना होगी। और मैं वो दादी नहीं बनना चाहती थी जो हर परछाई से डर जाती है। तो मैंने अपने पति की पुरानी जैकेट पहनी और उनके पीछे चल दी। वो निशान एक पुराने पेड़ के पास थे, घर से लगभग 50 फीट दूर। पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, इसलिए ज़मीन मुलायम थी और वो निशान साफ दिख रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरा मुंह सूख गया। वो भालू के निशान नहीं थे। मेरे इतने सालों में मैंने भालू के बहुत निशान देखे थे। वो मूस और हिरन के भी निशान नहीं थे। जो मुझे सबसे ज़्यादा डरा रहा था वो ये था कि वो निशान इंसानी लग रहे थे, या कहूँ लगभग इंसानी लग रहे थे, लेकिन बहुत गलत थे। पाँव का निशान बहुत लंबा और बहुत पतला था, उंगलियां बहुत फैली हुई थी और उनके सिरों पर निशान थे जैसे पंजों से ज़मीन खोदी गई हो। लेकिन सबसे डरावना तो उन कदमों का फासला था। मैं कोई ट्रैकर या प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं भी साफ देख सकती थी कि जिसने वो निशान बनाए थे
उसकी टांगें बहुत बहुत लंबी होंगी। कदमों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। एमा ने फुसफुसाकर कहा, देखो दादी, बहुत अजीब निशान है ना। जब तक मैं उसका जवाब दे पाती, उससे पहले ही हमने कुछ सुना। जंगल के अंदर से एक आवाज आई। मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जंगलों में गुजारा है। भेड़ियों की आवाजें, भालुओं की आवाजें, यहां तक कि पहाड़ी बिल्लियों की भी आवाजें सुनी हैं, लेकिन वो आवाज उनमें से कुछ भी नहीं थी। ना तो वो चीख थी, ना ही वो कोई हाउल थी, लेकिन कसम से कहती हूं, वो दोनों के बीच की कोई आवाज लग रही थी। कुछ ऐसा जो मेरे शरीर के हर रोंगटे को खड़ा कर दे, कुछ ऐसा जो आपके दिमाग के उस पुराने हिस्से को छू ले जो याद करता है कि इंसान भी कभी शिकार हुआ करता था। बच्चे मेरे बिल्कुल पास आ गए और मैं एमा को कांपते हुए महसूस कर सकती थी। मैंने कहा, अंदर चलो, अभी के अभी। इस बार मेरी आवाज कड़क थी। हम घर की तरफ चल पड़े, भागे नहीं। हालांकि मेरा हर हिस्सा चीख रहा था कि भागो, लेकिन भागना खतरनाक लग रहा था, जैसे वो किसी चीज को हमारे पीछे दौड़ने के लिए उकसा देगा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। आपको पता है वो एहसास जब आप अच्छे से जानते हैं कि कोई आपको घूर रहा है। उसकी मौजूदगी का वजन गर्दन के पीछे ठंडी उंगलियों जैसा था। अंदर आते ही मैंने दरवाजा बंद किया, सारे दरवाजे बंद किए, हर खिड़की चेक की और सब पर पर्दे ढक दिए। बच्चे और मैं सोफे पर सटकर बैठ गए और उनके आने के बाद पहली बार मैसन बुक नहीं पढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे पूछा, दादी, वो क्या था? मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं, तो मैंने वही किया जो दादियां करती हैं। मैंने ऐसे ही डिनर बनाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके सामने नॉर्मल रहने की एक्टिंग की। लेकिन जब रोस्ट ओवन में था, मैंने अपने पड़ोसी रॉबर्ट को कॉल किया। वो सड़क पर करीब 1/4 मील नीचे रहता था। मैंने बात को कैजुअल रखा, बस हालचाल पूछते हुए कहा कि क्या उसने हाल ही में कुछ अजीब देखा है, कोई अनजान जानवर या कुछ और। उसने कहा, तुम पूछ रही हो तो एक बात बताता हूं। इस हफ्ते मेरी 2 मुर्गियां गायब हो गईं। मजबूत बाड़े से भी पता नहीं कहाँ चली गईं। और कुत्ते तो रात में पागल हो जाते हैं, जंगल की ओर देखकर भौंकते रहते हैं, लेकिन अंधेरा होने के बाद ट्री लाइन के पास नहीं जाते। मेरे पेट में वो ठंडक और गहरी हो गई। डिनर के बाद बच्चों ने मुश्किल से कुछ खाया। मैंने उन्हें लिविंग रूम में एक मूवी लगाकर बिठा दिया। उन्हें कहा, आज रात हम कैंप आउट करेंगे, सब लोग एक कमरे में साथ में रहेंगे। मैंने इसे और मज़ेदार बनाने की कोशिश की। मैंने कंबल और तकिए निकालकर फर्श पर बड़ा सा घोंसला बना दिया, लेकिन मैं सोई नहीं, 1 मिनट भी नहीं सोई। मैं अपने पति की पुरानी रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठी थी, जो बड़े पिक्चर विंडो के सामने थी। मैंने अंदर की सारी लाइटें बंद कर दी ताकि बाहर देख सकूं, और बस वहां बैठकर इंतजार करने लगी। बच्चे आखिरकार सो गए, पहले एमा, फिर मैसन। वो देर तक जागने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर थकान की वजह से सो गया। मैं उनकी सांसें सुनते हुए यार्ड को देखते हुए बैठी रही। रात के करीब 12 बजे होंगे जब मैंने कुछ देखा। पहले मैंने सोचा कि वो बस पेड़ों की हिलती हुई छाया होगी, लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। सब कुछ बहुत स्थिर था। फिर मुझे लगा, जहां पॉर्च लाइट की रोशनी खत्म हो रही थी, वहां एक छाया खड़ी थी और धीरे धीरे झूल रही थी। वो जो भी था बहुत लंबा था। वो 7 या शायद 8 फुट का होगा, और वो बहुत पतला था, जैसे किसी इंसान को च्युइंगम की तरह चबाकर थूक दिया हो और खींचकर लंबा कर दिया हो। वो चीज वहीं खड़ी थी। फिर उसने रोशनी में एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने अपनी उंगली दांतों में दबा ली ताकि आवाज ना निकल सके। वो चीज किसी चीज से ढकी हुई थी, शायद फर था या फिर वो उसकी त्वचा थी, लेकिन वो जगह जगह से गायब थी, जैसे किसी कुत्ते को खुजली की बीमारी हो। उसकी बाहें घुटनों से भी बहुत नीचे लटक रही थी।
और उसके हाथ बिल्कुल इंसानों जैसे थे। उनमें उंगलियां थीं, लेकिन वो बहुत लंबी थीं। मुझे उन पेड़ों पर बने ऊंचे निशान याद आ गए और मेरा पेट मिचलाने लगा। लेकिन उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। उसकी आंखें गहराई में धसी हुई थीं, जानवरों की आंखों की तरह रोशनी पकड़ रही थी और चमक रही थी। उसके होंठ नहीं थे और उसका मुंह चौड़ा और खुला हुआ था, जैसे वो हवा चख रहा हो। मैंने हल्की सी दांतों की चमक भी देखी, इतने ज्यादा दांत जितने किसी के मुंह में हो ही नहीं सकते। जब वो हिला तो अजीब तरीके से हिला, जैसे उसकी हर हड्डी टूटी हुई हो। वो रेंगता, इधर उधर जाता, फिर खड़ा हो जाता और हमारे घर को देखने लगता। वो उसी खिड़की को देख रहा था जहां मैं बैठी थी। क्या वो मुझे अंधेरे में देख सकता था? मुझे नहीं पता। मैं प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे ना देख पाए। मुझे पक्के तौर पर पता था, अगर मेरे पोते पोती उस वक्त बाहर होते, अगर वो अंधेरा होने के बाद भी जंगल में होते, तो वो कभी वापस नहीं आते, या शायद वापस आते लेकिन बदले हुए। मुझे नहीं पता मैं उसे कितनी देर तक देखती रही, या वो मुझे कितनी देर तक देखता रहा। उस समय समय अजीब हो गया था। 5 मिनट हुए थे या शायद 1 घंटा हो गया था। आखिरकार वो चीज मुड़ी और जंगल में वापस चली गई। वो ठीक से नहीं चल रहा था। उसकी चाल ज्यादा लचक रही थी, लेकिन काफी तेज थी। मैं उस कुर्सी पर तब तक बैठी रही जब तक सूरज नहीं निकल आया। मैं ना हिली न सोई। मैंने बस इंतजार किया और बाहर देखती रही। कई बार मुझे लगा जैसे पोर्च पर कुछ है, क्योंकि कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन बहुत हल्की। एक बार मुझे लगा खिड़की के ठीक बाहर से सांस लेने की आवाज आई है, लेकिन मैं हिली नहीं, बस बैठी रही और दिन निकलने की दुआ करती रही। जैसे ही सूरज ठीक से निकला, मैंने बच्चों को उठाया और सामान पैक किया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही और मुझे उन्हें उनके घर छोड़ना होगा। उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया। असल में मुझे लगता है वो राहत महसूस कर रहे थे। बच्चे हमारी सोच से ज्यादा समझदार होते हैं। शैरन के घर तक का वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे लंबा घंटा था। तभी पीछे से एमा ने कहा, दादी, वो जो जंगल में था, क्या वो वेंडिगो था? मैंने अपनी भौं उठाई, हालांकि वो मुझे देख नहीं सकती थी। मैंने उससे पूछा, तुमने ये कहाँ सुना? उसने कहा, मैसन ने एक किताब में पढ़ा था। वो जो भी था उन कहानियों जैसा लग रहा था। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा। मैसन खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन मैं उसका चेहरा देख सकती थी। वो बेचारा बच्चा अब बहुत बड़ा लग रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा समझ लिया हो जो उस उम्र के बच्चे को नहीं समझना चाहिए था। मैंने कहा, वो तो बस कहानियां हैं बेटा, पुरानी कहानियां जो लोग मजे के लिए सुनाते हैं। लेकिन मैं झूठ बोल रही थी। जब हम शैरन के घर पहुंचे तो मैंने उससे कहा, बच्चे जंगल में खेलते हुए डर गए हैं, शायद किसी भालू को देख लिया है। वो हंसती, कहने लगी, इन दोनों की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, खासकर मैसन की, क्योंकि वो हमेशा फैंटेसी किताबें पढ़ता रहता है। मैंने उसे वही मानने दिया। मैं कुछ और नहीं कहना चाहती थी। अगर मैं बताती कि कोई टूटा फूटा आदमी सा दिखने वाला जानवर जिसके मुंह में बहुत ज़्यादा दांत थे उसके बच्चों के पीछे लगा था, तो मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाती और वो मुझसे कहती कि मैं उस ज़मीन से कहीं और चली जाऊं। मैं वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मज़े की बात यह है कि अगले ही बसंत में मैंने वो घर बेच दिया। मैं वहाँ एक और रात नहीं गुजार सकती थी। हर आवाज़ पर चौंकना, हर खिड़की को चेक करना, ये सोचकर डरना कि कहीं वो लंबी उंगलियां दरवाजे के हैंडल तक ना आ जाएं, और ये ख्याल कि अगर मैं वहाँ बच्चों को बुलाती तो वो चीज़ फिर से उनका पीछा करती। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे शहर में एक अच्छा सा छोटा अपार्टमेंट मिल गया, दूसरी मंजिल पर। वहाँ काफ़ी पड़ोसी थे,
स्ट्रीट लाइट्स भी थी। पीछे छुपने के लिए कोई पेड़ नहीं था। जब तक मैं वहां से मूव नहीं हुई, बच्चों ने कभी पुराने घर वापस जाने की बात नहीं की और आजकल वो उसके बारे में पूछते भी नहीं हैं। हम उस रात के बारे में बात नहीं करते, लेकिन कभी कभी जब एमा मिलने आती है, जो कि अब 16 साल की है और मुझसे लंबी हो गई है, वो कभी कभी उस जंगल को याद करके उदास हो जाती है। उसने अपना बचपन वहां गुजारा था। मैसन भी अब यूनिवर्सिटी में है। उन्हें बड़ा होते देखना अच्छा लगता है। रॉबर्ट, मेरा पुराना पड़ोसी, उसने मुझे मूव करने के 1 साल बाद कॉल किया। पूछ रहा था कि क्या मेरे यहाँ भी कोई गड़बड़ हुई थी। उसने कहा कि कोई उसके खलिहान में घुस आया और उसकी 3 बकरियों को मार डाला। वो जो भी था, उसने उन्हें खाया नहीं, बस मार दिया और सीधी लाइन में सजा दिया। और उसका पोता, जो गर्मियों की छुट्टियों में आया था, बार बार कहता था कि उसने जंगल में एक लंबा आदमी देखा था जो उनके घर को देख रहा था। ये सब मई 2023 में हुआ था। मछली पकड़ना मेरा शौक है और मैं अक्सर काम के बाद देर तक मछली पकड़ता हूँ। मैं शाम 7 बजे के आसपास झील पर पहुँचता हूँ और आधी रात तक वहाँ रहता हूँ। वैसे भी वॉलाई मछली शाम और रात में ज़्यादा पकड़ में आती हैं। मेरे पास 16 फुट की एल्यूमिनियम की नाव है। उसमें 25 हॉर्स पावर वाला मर्करी इंजन और एक फिश फाइंडर लगा है। मई की एक रात मैं हमेशा की तरह नॉर्थ शोर के पास अपनी रोज़ वाली जगह पर मछली पकड़ने बैठा था। वहाँ एक झाड़ियों का झुरमुट है जो करीब 20 फुट गहरे पानी तक फैला है। सूर्यास्त के वक्त वॉलाई मछली वहीं किनारे पर घूमती हैं। मैं अपनी रॉड की टिप को देख रहा था, मछलियों की हलचल की आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी मैंने किनारे पर कुछ हलचल देखी। सूरज डूबने की वजह से पेड़ ज़्यादातर साए जैसे लग रहे थे, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि वहाँ पेड़ों के बीच कुछ चल रहा है। मैंने सोचा हिरन होगा, क्योंकि वहाँ बहुत हिरन है, लेकिन मेरे दिमाग के पीछे वाली आवाज़ कह रही थी कि हिरन ऐसे नहीं चलते। वो किसी इंसान के रेंगने जैसा लग रहा था। क्या आपने कभी देखा है कोई सैनिक बाढ़ के नीचे से कैसे रेंगता है? बस उसी की तरह, लेकिन वो किसी सैनिक से बहुत तेज था। वो किनारे के साथ साथ करीब 30 गज तक रेंगता रहा और फिर रुक गया। रोशनी कम हो चुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं देख पाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो मुझे ही देख रहा था। वो रुका और पानी की तरफ, यानी मेरी तरफ मुड़ा। तभी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और फिर अचानक वो घने जंगल में गायब हो गया। पूरा मामला शायद 20 सेकंड तक चला। मैं 1 और घंटे तक वहां रहा। 2 अच्छी वॉल-आई मछलियां पकड़ी, लेकिन बार बार उसी किनारे को देखता रहा। लेकिन उसके बाद कुछ और नहीं हुआ। घर पहुंचकर मैंने सोचा 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ रैकून्स साथ साथ चल रहे थे, या फिर कोई कैंपिंग करने वाला आदमी नशे में था, कोई अजीब सा इंसान जो उस झील के पास रेंग रहा था। वहाँ कभी कभार कैंपर आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगले हफ्ते उसी जगह उसी समय मैंने पिछली बार जो देखा था उसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, जब तक कि मैंने नाव का लंगर नहीं डाला। पहला घंटा एकदम नॉर्मल था। मैंने एक छोटी पाइक मछली पकड़ी और छोड़ दी। करीब 9:30 बजे अभी भी थोड़ा उजाला था और मैंने उसे फिर से देखा। इस बार वो किनारे पर पिछली बार से करीब 50 गज दूर था और वही रेंगने जैसी हरकत कर रहा था, लेकिन इस बार मुझे वो थोड़ा साफ दिखा। वो इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग में अलार्म बजा रहा था। शायद उसका वो ढंग, जैसे आप किसी मछली को किनारे खींचते हैं। वो पहले रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है और फिर चलती है, लेकिन वो फिर भी तेजी से दूरी तय कर रहा था। मैंने फ़ोन उठाया, उसकी तस्वीर खींचने के लिए नहीं, बल्कि कैमरे से जूम करके देखने के लिए कि आखिरकार वो है क्या। लेकिन जब तक मैंने फ़ोन उठाया
वो चीज़ गायब हो चुकी थी। तभी मैंने एक चीज़ नोटिस की, जंगल के पंछी चुप हो गए थे। अगर आप बाहर ज़्यादा समय बिताते हैं तो जानते होंगे कि ये कैसी खामोशी होती है। जब आसपास कोई खतरा होता है तो सब कुछ रुक जाता है। उस रात मैंने लंगर उठाया और झील के दूसरी तरफ चला गया। तीसरी बार मैं 2 हफ्ते बाद गया। मैं काम में व्यस्त था, इसलिए 1 हफ्ता छूट गया। मेरा उस रात जाने का मन नहीं था क्योंकि बादल छाए हुए थे, बारिश होने ही वाली थी। लेकिन मौसम विभाग ने बताया था कि तूफान आधी रात के बाद आएगा, तो मैंने रिस्क लिया। इस बार मैंने पूर्वी किनारे की एक अलग जगह चुनी। वहाँ एक छोटी खाड़ी है जहाँ एक नाला झील में मिलता है। वो पाइक मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है। शायद 1 घंटा हुआ होगा जब मैंने नाले के मुंह से छींटों की आवाज़ सुनी। बीवर जैसी नहीं, बल्कि ऐसी जैसे कोई इंसान पानी में चल रहा हो। कोई या कुछ नाले से झील की ओर आ रहा था। मैंने अपना हेडलैम्प ऑन किया और नाले की ओर रोशनी डाली। छप छप की आवाज़ तुरंत बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने करीब 1 मिनट तक रोशनी उसी ओर रखी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर रोशनी के किनारे पर मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिखीं, इंसान की ऊंचाई जितनी, शायद उससे थोड़ी और ऊंची, लेकिन उनकी दूरी कुछ ज़्यादा ही थी। और जब उन्होंने पलकें झपकाईं तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, उसने साइडवे यानी आड़े पलक झपकाईं, जैसे किसी सांप की आंखें होती हैं। मैंने मोटर स्टार्ट की और वहाँ से तभी के तभी निकल गया। मैंने अपनी मछली की लाइन भी नहीं खींची, बस काट दी। लेकिन उस वक्त मुझे परवाह नहीं थी। सही बात तो ये थी कि मुझे कोई नई झील ढूंढनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ बहुत अच्छी मछली पकड़ने की जगह है और वो झील मेरी जगह थी। मैं सालों से वहाँ मछली पकड़ रहा था, कम से कम 20 सालों से। मैंने खुद से कहा, कोई कुपोषित आदमी मुझे यहाँ से नहीं भगा सकता, तो मैं वहाँ जाता रहा। लेकिन अब मैं एक बड़ी स्पॉटलाइट ले जाने लगा। उसकी रोशनी बहुत तेज होती है और अब मैंने ध्यान से सब कुछ नोट करना शुरू कर दिया। कब देखा, कहाँ देखा, मैं क्या कर रहा था और वो क्या कर रहा था। 15 जून, पश्चिमी किनारे पर रात 10 बजे मैंने उसे फिर से देखा। इस बार वो पेड़ों की लाइन के साथ सीधा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ घसीट रहा है, लेकिन क्या, ये समझ में नहीं आया। 22 जून, कुछ नहीं दिखा, लेकिन नॉर्थ शोर से लकड़ी पीटने जैसी आवाज़ सुनी, कुछ वैसी जैसे कठफोड़वा करता है। 3 ठक ठक, उसके बाद ब्रेक और फिर 3 ठक ठक। वो सब करीब 10 मिनट तक चला। 4 जुलाई, छुट्टी का वीकेंड। झील में ज़्यादा लोग थे, 3 और नाव थी। कुछ नहीं देखा, लेकिन एक और मछुआरा रात 11 बजे मेरे पास आया। उसने पूछा कि क्या मैंने किनारे पर उस लंबे आदमी को देखा। उसने बताया कि वो पेड़ों से उसकी नाव को देख रहा था। 18 जुलाई, गर्म रात, बिल्कुल शांत। मछलियां पकड़ में नहीं आईं। करीब 11:30 बजे कुछ मेरी नाव के पास से तैर कर गया और मैं कसम खाता हूँ, वो कोई बीवर या ऊद बिलाव नहीं था। वो बहुत बड़ा था। उसने ऐसी लहरें बनाई जैसे कोई बड़ी नाव मेरे पास से गुजरी हो। वो वी शेप की हलचल थी, लेकिन सतह पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो नॉर्थ शोर की तरफ चला गया। फिर मैंने उसे पानी से बाहर आते सुना। भारी भारी थप थप की आवाज़ें, जैसे गीला तरपाल पत्थरों पर गिर रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगस्त आते आते मैं उसे लगभग हर बार देखता था, कभी रेंगते हुए, कभी चलते हुए। एक बार तो मैंने उसे पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। वो एक बड़े पाइन पेड़ पर ऐसे चढ़ा जैसे कोई कीचड़ से लथपथ जीव लकड़ी के खंभे पर चढ़ता है, अपने पूरे शरीर को लहराते हुए। शायद 40 फीट ऊपर कम से कम 1 मिनट से भी कम समय में पहुंच गया और फिर वहीं ऊपर बैठा रहा उस पूरे वक्त जितने मैं मछली पकड़ रहा था। सिर्फ एक काली परछाई तने से चिपकी हुई थी
और उससे बहुत डरावनी वाइब्स आ रही थी। सितंबर में गंध आनी शुरू हुई, ऐसी गंध जैसे कहीं मांस सड़ रहा हो। कभी कभी जब हवा बदलती तो वो हल्की सी गंध आती, और कभी इतनी तेज कि मुझे उल्टी जैसा लगने लगता। हर बार वो अलग अलग दिशाओं से आती थी, जैसे वो झील का चक्कर लगा रहा हो। 20 सितंबर, उस दिन हालात सच में बुरे हो गए, बहुत बुरे। उस दिन मैं थोड़ी देर से गया, करीब 9 बजे तक पानी में नहीं उतरा। मैं अपने रोज के स्पॉट पर नॉर्थ शोर पर एंकर डालकर बैठ गया। उस रात अंधेरा और गहरा था और ऊपर से बादल छाए हुए थे। आंखें अंधेरे की आदी हो गई थी, फिर भी झील का किनारा बड़ी मुश्किल से दिख रहा था। करीब 10:30 बजे मैंने किनारे पर टहनियाँ टूटती सुनी, छोटी नहीं, मोटी टहनियाँ, और उनकी आवाज़ें पानी के पास आती जा रही थी। मैंने तुरंत स्पॉटलाइट निकाली और पेड़ों की लाइन पर रोशनी डाली, और वो वहीं था, पानी के बिल्कुल किनारे खड़ा था, पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरी नाव से बस 30 गज की दूरी पर था। पहली बार मैंने उसे सही से देखा। उसकी त्वचा हिलती हुई लग रही थी, जैसे अंदर कुछ और हो जो अपनी जगह बदलने की कोशिश कर रहा हो। रोशनी पड़ते ही वो भागा नहीं, बल्कि वहीं खड़ा रहा, और फिर उसने पानी में कदम रखा। मैंने इतनी जोर से एंकर खींचा कि लगभग नाव से गिर ही पड़ा। तीसरी बार पुल करने के बाद मोटर चालू हो गई, लेकिन तब तक वो कमर तक पानी में आ चुका था और अब भी मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं नाव को तेजी से झील के बीचों बीच ले गया। पीछे देखा तो वो उथले पानी में खड़ा मुझे देख रहा था, फिर मुड़ा और वापस किनारे की ओर चला गया। लेकिन जंगल में नहीं गया, बल्कि किनारे किनारे मेरी दिशा में चलने लगा। मुझे बोट लॉन्च पहुंचना था, जो झील के साउथ एंड पर था, लगभग 3 मील दूर, और पूरे रास्ते वो मेरे साथ साथ किनारे पर चल रहा था। मैं जितना हो सका किनारे से दूर रहा, लेकिन झील इतनी बड़ी नहीं थी। मैं उसे पेड़ों के बीच चलता हुआ देख सकता था, बिल्कुल मेरी रफ्तार के बराबर। कभी कभी वो चट्टानी हिस्सों पर आ जाता, पूरी तरह से मेरे सामने। अब तो वो छिपने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कैसे वो मुझसे आगे निकल गया। मैं शायद 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, फिर भी वो आगे कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता। बस अचानक वो किनारे पर आगे दिखाई दिया। वो एक गिरे हुए पेड़ पर चढ़ गया जो पानी में गिरा हुआ था, और उसके सिरे पर बैठ गया, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने वहीं नाव रोक दी। हमारे बीच लगभग 100 गज की दूरी थी, और वो बस वहां उस लकड़ी पर बैठा था। उसके हाथ, जिनमें बहुत ज्यादा जोड़ थे, टिड्डे के पैरों की तरह मुड़े हुए थे। मैंने उसकी परछाई को सर झुकाते हुए देखा। फिर वो धीरे से लकड़ी से फिसलकर पानी में उतर गया। उस रात मैंने अपनी नाव जितनी तेज चलाई उतनी तेज कभी नहीं चलाई थी। चांद की रोशनी में मैं पीछे पानी में लहरें देख सकता था। वो मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैंने थ्रोटल पूरी तरह खोल दिया और सीधे बोट लॉन्च की ओर भागा। वहां पहुंचते ही मैंने नाव को बांधने की परवाह भी नहीं की, सीधा किनारे पर चढ़ा दी, चाबी उठाई और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। पीछे से मैं सुन सकता था वो पानी में आ रहा था, तैर नहीं रहा था, बल्कि उथले पानी में दौड़ रहा था, और बहुत तेज दौड़ रहा था। मैं गाड़ी तक पहुंचा, दरवाजे बंद किए और सीधा वहां से भागा। रियर व्यू मिरर में टेल लाइट्स की रोशनी में मैंने उसे देखा। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था और मुझे देख रहा था। वो निराश लग रहा था। अगली सुबह मैं 2 दोस्तों के साथ नाव लेने वापस गया। मैंने उन्हें बताया कि इंजन में कोई दिक्कत आ गई थी और जल्दी में उसे वहीं छोड़ना पड़ा। वो नाव चढ़ाने में मेरी मदद करने लगे। तभी उनमें से एक ने कीचड़ में कुछ निशान दिखाए, नंगे पैरों के निशान। जहां मैंने नाव छोड़ी थी उसके बिल्कुल पास में। मैंने कुछ नहीं कहा और उस झील पर फिर कभी नहीं गया।
अब तो मछली पकड़ने में कहीं और भी नहीं जाता। कई बार कोशिश की अलग अलग जगहों पर, लेकिन वो एहसास नहीं जाता। सच कहूँ तो मुझे अब अंधेरे से भी डर लगने लगा है। मेरी पत्नी कहती है मैं पागल हो गया हूँ। कहती है एक बुरी रात की वजह से वो चीज़ छोड़ रहा हूँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो सही कहती है, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। उसने उसे पानी में फिसलते नहीं देखा था। उसने उसे उथले पानी में मेरे बिल्कुल पीछे दौड़ते हुए नहीं सुना था। तो वो मेरे उस डर को कभी नहीं समझ पाएगी।